कुछ ही देर बाद जैसे कि मोइन ने जानकारी दी कि राजस्थान बॉर्डर में एंटर होगा। उसके बाद कल रात तक यानी कि कल रात 8 से 9 बजे के बीच का वो समय रहेगा जब अतीक अहमद प्रयागराज पहुंच सकता है। उसके बाद देखिए नैनी सेंट्रल जेल में इसे रखा जाएगा। वहां पर कड़ी व्यवस्था की गई है क्योंकि बहुत कम क्षमता वाला, कैदी क्षमता वाला ये जेल है, वहां पर रखा जाएगा। और उससे पहले प्रशासन की तरफ से भी वहां पर भी बहुत कड़ी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। और जैसे कि इससे पहले हमने डीजी जेल को भी सुना था, उन्होंने भी ये जानकारी दी थी कि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और हर संभव कोशिश की जा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हो, कहीं पे भी चूक ना हो। और काफिले की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये काफिला तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। आगे पीछे भी आप गाड़ियों देख सकते हैं। इन गाड़ियों में भी सुरक्षा कर्मी है और सुरक्षा कर्मियों को भी इस हिसाब से लगाया गया है कि किसी के पास भी मोबाइल फोन नहीं रहेगा। तो हर वो चीज गोपनीय तरीके से करने की कोशिश की जा रही है। देखिए पहले कहीं ना कहीं रूट को लेकर नहीं बताया गया था। अब जैसे जैसे काफिला बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये क्लियर हो गया है कि राजस्थान होता हुआ अब जो ये काफिला है यूपी में एंटर होगा। उसके बाद परसों यानी कि 28 मार्च को प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना है अतीक अहमद को। तमाम हथकंडे अपनाए गए अतीक अहमद की तरफ से, लेकिन वो सभी हथकंडे कामयाब नहीं हो पाए। और आज वो दिन था जब अतीक अहमद जेल से बाहर निकला और अब यूपी पुलिस की टीम अतीक अहमद को लेकर जा रही है प्रयागराज। और चलिए एक बार फिर से मोइन का रुख करते हैं। मोइन, 28 मार्च को अतीक अहमद को पेश होना है, क्या समय है, कितने बजे अतीक अहमद को पेश होना है एमपी एमएलए कोर्ट में? देखिए जो एमपी एमएलए कोर्ट का ऑर्डर है जो कि 20 मार्च का है, उस ऑर्डर को एबीपी गंगा ने सबसे पहले एक्सक्लूसिवली तौर पर दिखाया था। उसमें यह कहा गया था जो गुजरात का साबरमती जेल के सुपरिटेंडेंट हैं उनके नाम का ये लेटर था, ये ऑर्डर था। उसमें कहा गया था कि अतीक अहमद को सुबह 11 बजे कोर्ट में पेश किया जाए, उस मामले में फैसला सुनाया जाना। मामला क्या है? उस उमेश पाल के अपहरण का है जिस उमेश पाल की और उनके 2 सरकारी गनरों की 24 फरवरी को उनके घर की गली के बाहर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है, बमबाजी की जाती है, उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है। और उमेश पाल उस दिन अपने उसी मुकदमे की पैरवी करने के बाद कोर्ट से वापस लौट रहे थे और जैसे ही घर के नजदीक वो पहुंचे थे, गली के पे बाहर उनकी गाड़ी रुकी थी, गाड़ी से उतर रहे थे, उसी वक्त उन्हें गोलियों से भून दिया गया था। उसके बाद ताबड़तोड़ बमबाजी भी की गई थी। तो वो पूरा मुकदमा आपको बता दें कि 2006 का है। 2006 में आरोप यह है कि अतीक अहमद और अशरफ ने उमेश पाल का अपहरण कराया था और अपने दफ्तर में रखा था। उसी दफ्तर में रखा था जहां से 72 लाख रुपए नगद बरामद हुए थे। इसके साथ साथ 10 असलहे बरामद हुए थे, 112 कारतूस बरामद हुए थे। और वहीं पर उमेश पाल से एक जबरन हरफनामा तैयार कराया गया था कि राजू पाल जो कि बीएसपी के विधायक थे, उनके मर्डर केस से उसका कोई वास्ता नहीं है, उसने कुछ भी नहीं देखा और वो गवाही नहीं देना चाहता। चूंकि उत्तर प्रदेश में उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से सांसद था और अतीक अहमद का भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ जो बरेली जेल में बंद है, वो समाजवादी पार्टी का विधायक था। तो उमेश पाल ने शिकायत करने की कोशिश की गई थी लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। लेकिन साल 2007 में जब उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, मायावती की सरकार बनी, तो उमेश पाल ने फिर से नए सिरे से पुलिस में कंप्लेन की और अतीक अहमद और अशरफ के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही साथ उसके कई गुर्गों का नाम भी शामिल किया गया। तब से यह मुकदमा लगातार चल रहा है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले दिनों ये निर्देश दिया था कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और सुनवाई पूरी करने के बाद जजमेंट दिया जाए। तो हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक इस पूरे मामले में 16 मार्च तक फैसला आ जाना था, लेकिन उमेश पाल हत्या के बाद कई दिनों तक वकीलों की हड़ताल चली थी। जो डे टू डे बेसिस पर सुनवाई हो रही थी वो सुनवाई प्रभावित हुई थी। लिहाजा 17 मार्च को अदालत ने इस पूरे मामले में अपनी सुनवाई पूरी कर ली और सुनवाई पूरी होने के बाद जजमेंट को रिजर्व कर लिया था और जजमेंट डिलीवर करने के लिए 28 मार्च यानी परसों का दिन तय किया है। और अदालत के फैसले के मुताबिक सुबह 11 बजे अतीक अहमद को स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाना है, उसी मुकदमे में, उमेश पाल के अपहरण के मुकदमे में, और उसी कोर्ट से फैसला आएगा और बहुत मुमकिन है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को इस मामले में सजा हो जाएगी। चलिए, तो बिल्कुल मोइन ने ये पूरा डिस्क्राइब किया कि किस तरीके से ये पूरा मामला 2006 का था। उसके बाद अब परसों अतीक अहमद की पेशी होनी है। साथ ही साथ अतीक अहमद का भाई अशरफ, उसे भी बरेली से लाया जाएगा। अब कहां अशरफ को रखा जाएगा इसके बारे में भी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन ये भी जानने की कोशिश करेंगे मोइन से। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें काफी अहम है। देखिए किस तरीके से ट्रैफिक के बीच से होता हुआ अब ये काफिला बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है।
काफिले के साथ साथ एबीपी गंगा की टीम भी है, वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रही है और किस तरीके से तेजी से आगे बढ़ रहा है, कहां कौन कौन से शहरों से होकर ये गुजरेगा, कौन कौन से बॉर्डर से होकर ये गुजरेगा, ये भी आपको एबीपी गंगा सबसे पहले दिखा रहा है। अतीक की रोड यात्रा जो कि साबरमती से शुरू हुई थी 5:52 पर, अब वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। साबरमती से होते हुए अहमदाबाद, हिम्मतनगर और अब राजस्थान बॉर्डर की तरफ एंट्री होते हुए अतीक अहमद की। उसके बाद माना यह जा रहा है कि कल रात तक अतीक अहमद का जो ये काफिला है, खुद अतीक अहमद पहुंच सकता है प्रयागराज। रात के 8 से 9 बजे के बीच का वो समय होगा जब प्रयागराज पहुंचेगा अतीक अहमद। उसके बाद माना जा रहा है कि नैनी सेंट्रल जेल में उसे रखा जाएगा। बहुत कम क्षमता की कैदी वाली ये जेल है जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और तन्हाई बैरक में अतीक अहमद को रखा जा सकता है, ये भी जानकारी मिल रही है। डीजी जेल ने भी ये जानकारी दी है कि साबरमती से लेकर प्रयागराज तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से। और आप इन इंतजामों को इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से अतीक अहमद को लाने की ये रोड मैप था, इसे पूरे तरीके से गोपनीय रखा गया। किस तरीके से पहले टीम पहुंचती है, सुबह यूपी पुलिस की एक बड़ी टीम पहुंचती है, उसके बाद तमाम जो प्रक्रिया थी, जो कार्रवाई थी, उसे पूरा किया गया। काफी लंबा समय उसमें लगा। शाम 6 बजते बजते अतीक अहमद को बाहर निकाला गया। उसके बाद कहीं ना कहीं जो मैप था, रोड मैप था, रूट था, उसे लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई, उसे भी गोपनीय तरीके से रखा गया। पहले कहीं ना कहीं संभावना जताई जा रही थी कि गुजरात की जो 2 सीमाएं हैं, मध्य प्रदेश या राजस्थान, इन दोनों सीमाओं में से एक को चुना जा सकता है और इन दोनों में से एक रास्ते से होता हुआ अतीक अहमद का ये काफिला जा सकता है। अब कहीं ना कहीं ये क्लियर होता हुआ जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए सबसे पास यहाँ से राजस्थान बॉर्डर है, तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर साफ हो रही है कि अब राजस्थान से होता हुआ ये काफिला प्रयागराज पहुंचेगा। मोइन, जैसे कि जानकारी आप दे रहे थे कि अतीक के साथ साथ अशरफ की, यानी कि अतीक अहमद के भाई की भी पेशी होनी है, तो अशरफ को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, उसे कब प्रयागराज लाया जा सकता है और उसे कहां पर रखा जाएगा, उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, आपको बता दें कि जो उमेश पाल का अपहरण हुआ था, उसमें अतीक अहमद के साथ साथ उसका छोटा भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ, जो कि बरेली जेल में बंद है, वो भी नामजद था। उसका भी फैसला होना है, उसका भी ट्रायल हुआ था। लेकिन जो 20 मार्च का प्रयागराज की स्पेशल MP MLA कोर्ट का फैसला है, जो एक आदेश है, उस आदेश में सिर्फ अतीक अहमद का ही नाम लिखा हुआ है, खालिद अजीम उर्फ अशरफ का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो या तो हो सकता है, 2 संभावनाएं हो सकती हैं कि खालिद अजीम उर्फ अशरफ के लिए अलग से एक आदेश कोर्ट ने जारी किया हो, जो कि बरेली जेल के अधीक्षक के नाम हुआ होगा। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि खालिद अजीम उर्फ अशरफ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी और उस अर्जी में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया था कि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हो सकती है तो उस सुनवाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराया जाना चाहिए। तो 2 संभावनाएं हो सकती हैं कि या तो अशरफ का फैसला उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाया जाए, या ये भी संभावना हो सकती है कि जो प्रयागराज की स्पेशल MP MLA कोर्ट के जज हैं डॉक्टर दिनेश चंद शुक्ल, उन्होंने अलग से एक आदेश जारी किया हो। अभी जो हमारे पास कॉपी है उसके में सिर्फ अतीक अहमद के नाम का जिक्र है, जो कि गुजरात की साबरमती जेल के जो सुपरिटेंडेंट है उनको संबोधित है, लेकिन उसमें अशरफ के नाम का जिक्र नहीं किया गया है। तो ये मुमकिन है, ये संभव है कि अशरफ को लेकर के एक अलग से आदेश जारी किया गया हो। वो आदेश जो है वो बरेली जेल के सुपरिटेंडेंट को लेकर हो सकता है। चलिए, बिल्कुल मोइन, ये आदेश आप बता रहे हैं जिसमें अशरफ का नाम नहीं है। आप बने रहिए हमारे साथ। तो माफिया अतीक अहमद की रोड यात्रा की शुरुआत हो गई है। साबरमती टू प्रयागराज वाया राजस्थान होते हुए अब ये यात्रा तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। पल पल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से देखिए, जो काफिला है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और सुरक्षा के घेरे में अतीक अहमद को ले जाती हुई ये टीम भी आप देख रहे हैं। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शुरुआती दौर से किस तरीके से साबरमती जेल से बाहर निकला और उसके बाद धीरे धीरे करके कैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है काफिला। एबीपी गंगा सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहा है, पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। और चलिए, विवेक हमारे साथ बने हुए हैं लगातार लखनऊ से, अपडेट उनसे ले लेते हैं। विवेक, तस्वीरों में हम देख रहे हैं बड़ी तेजी के साथ जो काफिला है वो अब आगे बढ़ता जा रहा है। क्या माना जाए, जिस तरीके से बड़ी तेजी से ये काफिला बढ़ रहा है, क्या समय से पहले भी अतीक का जो काफिला है वो पहुंच सकता है प्रयागराज? क्या उम्मीदें जताई जाए? बिल्कुल
देखिए करीब 1250 किलोमीटर का सफ़र है और ये सफ़र 6 बजे से इसकी शुरुआत हुई है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि 24 घंटे लग सकते हैं प्रयागराज पहुंचने में अतीक अहमद को, चूँकि राजस्थान वाला जो रूट जो सबसे पहले एबीपी गंगा ने बताया था उसी रूट से अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है और ये रूट उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगा। जो बुंदेलखंड एरिया है वहाँ से एंट्री होगी, वहाँ से अंदर आकर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से होते हुए सीधे प्रयागराज पहुँचेगा। काफिला रात का 8 या 9 बज सकता है, ऐसा जो सोर्सेज हैं, जो काफिले में साथ चल रहे अधिकारी हैं, उन्होंने अपने आला अधिकारियों को सूचना दी है। अभी तक जिनके पास फ़ोन थे, जिनके पास लगातार बातचीत हो रही थी, जिनसे हमारे सोर्सेज से, उन पुलिसकर्मियों के फ़ोन बंद करवा लिए गए हैं, वो रख दिए गए हैं, सुरक्षित रखे हैं। सिर्फ कुछ अधिकारियों के फ़ोन ही चल रहे हैं, 4 से 5 अधिकारियों के पास है फ़ोन, जो फ़ोन वर्किंग में है और वो पल पल की अपडेट यहाँ लखनऊ में अपने आला अधिकारियों को दे रहे हैं। प्रयागराज पुलिस से उनका जो कमिश्नर हैं वहाँ पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा, उनसे कांटेक्ट है। जो प्रमुख सचिव गृह हैं संजय प्रसाद, उनसे कांटेक्ट हो रहा है और उनको ही बता रहे हैं कि अब किस जगह पर हैं, कितनी देर में अगला पड़ाव होगा, किस जगह पर पहुंचेंगे। एक एक जानकारी उनसे अपडेट की जा रही है, रियल टाइम शेयरिंग भी हो रही है। और सबसे खास बात यह है कि जो पहले हमारे सोर्सेज जो हमको सूचना दे रहे थे साबरमती जेल के अंदर से, अब ये सूचनाएं फिल्टर होकर पुलिस मुख्यालय से, लोक भवन से और प्रयागराज कमिश्नरेट से हमारे पास आ रही हैं कि कल रात 8 से 9 बजे तक पूरी टीम प्रयागराज पहुंच जाएगी। 24 घंटे का वक्त माना जा रहा है कि 24 घंटे लगेंगे। ये भी कहा गया था कि स्पीड जो है वो लिमिटेड रखें, बहुत जल्दी नहीं है, लंबा सफ़र तय करना है, थकान भी ना हो, क्योंकि भारी वाहन है, भारी वाहनों की वजह से जो चलाने वाले ड्राइवर हैं उनको ज़्यादा एक्सर्शन पड़ता है। इसलिए हालांकि 2 ड्राइवर, जो दोनों गाड़ियां हैं, दोनों प्रिजन वैन हैं, उसमें 2 ड्राइवर के अलावा 2 स्पेयर ड्राइवर भी लिए गए हैं, लेकिन पूरी तरह से सावधानी बरतते हुए और कंफर्टेबली जिस तरह से सफ़र हो सकता है, आरामदायक सफ़र बनाने के लिए 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड पर चलने को कहा गया था। लेकिन अभी चूँकि शाम ढल चुकी है, रात गहराने वाली है, रास्ता राजस्थान के पास नज़दीक पहुंच चुके हैं, ऐसा जो सोर्सेज बता रहे हैं कि राजस्थान बॉर्डर टच करने वाले हैं और वहां के बाद जो रास्ता मिलेगा वो खुला हुआ रास्ता होगा, सुनसान रास्ता होगा और साफ रास्ता होगा। ऐसे में गाड़ियों की स्पीड बढ़ाने के लिए भी कहा है अधिकारियों ने कि जितनी जल्दी से जल्दी चल सकते हैं स्पीड बढ़ा दी गई है। लगभग 80 से 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की स्पीड पर इस समय गाड़ियाँ चल रही हैं, जितनी गाड़ियाँ हैं। ये माना जा रहा है कि शाम को 8 से, कल शाम को 8 से 9 बजे के बीच में प्रयागराज गाड़ियां पहुंच जाएंगी, काफिला पहुंच जाएगा, अगर कोई अनहोनी नहीं होती है। हालांकि बिल्कुल विवेक, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि गाड़ियों को तेजी से आगे बढ़ने के कहा गया है, वो तेजी हम देख भी सकते हैं इस काफिले में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।